वेलकम टू मैथ इन वेल। आज वेक्टर स्पेस चैप्टर का जो भी पार्ट बी से क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशन of the space of all n cross n matrices which are symmetric and trace is 0 is, ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस 1। ऑप्शन बी में है n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1। ऑप्शन सी में है n स्क्वायर माइनस 2n बाई 2 प्लस 1 एंड ऑप्शन डी में है n स्क्वायर प्लस 2n बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पे गिवन है दो कंडीशंस, एक है सिमेट्रिक और दूसरा है ट्रेसेस 0। तो फर्स्ट देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिफिनेशन क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब aij इक्वल्स टू aji, इस टाइप का होता है एलिमेंट्स। तो अगर आप एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, इसका अगर डायगोनल एलिमेंट्स ये सब है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a12 रहता है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें a21 मिलेगा। तो ये दोनों जो एलिमेंट होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली यहाँ पे a13 मिलेगा, यहाँ पे 31 मिलेगा, ये दोनों सिमिलर होंगे। यहाँ पे जैसे a23 मिलेगा, a23 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे a32 मिलेगा, मतलब ये सभी इक्वल होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे और इस साइड पे जो एलिमेंट्स होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स मिलता है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है सिमेट्रिक, और नेक्स्ट कंडीशन जो है ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, तो हम जब भी डायमेंशन देखते हैं तो क्या करते हैं, चॉइसेस देखते हैं, हर एक एलिमेंट के पास कितना चॉइसेस है। तो एक चीज़ देखिए, अगर डायगोनल को छोड़ के हमने ये वाला पोर्शन उठा लिया, तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी डालेंगे ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा। डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट्स होंगे इनमें ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो चॉइसेस किसके पास है, इसके पास है और इनके पास है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है एक मैट्रिक्स में, n स्क्वायर। उनमें से डायगोनल में कितने एलिमेंट है, डायगोनल में n एलिमेंट है। तो n स्क्वायर माइनस n मतलब क्या, n स्क्वायर माइनस n मतलब इस साइड का एलिमेंट प्लस दिस साइड का एलिमेंट। ठीक है। तो इन दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, तो इसमें n स्क्वायर बाई, मतलब यहाँ पे अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट रहता है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स रहता है, और यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 एलिमेंट्स है, तो इनके पास चॉइसेस होंगे, ये फिक्स्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स से होना चाहिए था अगर ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 0 नहीं होता। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 0 गिवन है, मतलब इनका जो सम होगा दिस इज इक्वल्स टू 0। ट्रेस ऑफ a इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, a11 a22 अप टू ann ये 0 है। तो इनमें से अगर हम कोई भी एक एलिमेंट पिक कर ले, सपोज इसे पिक कर लेते हैं, तो ये तो बाकी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए दिस इज इक्वल्स टू होगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे
एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने शायद ऑप्शंस को थोड़ा गलत दिखाया, ये माइनस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 प्लस माइनस 1, ये वाला ऑप्शन हो गया। और ये ऑप्शन बी का क्वेश्चन है, मतलब सिंगल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट एच एन बी द स्पेस ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है कि ये जो मैट्रिसेस है ओवर आर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एच एन बी द स्पेस ऑफ ऑल n cross n matrices over R such that if A equals to Aij belongs to Hn, then Ai plus j, Aij equals to Ars if and only if I plus j equals to R plus S. Then dimension of the space is, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए में है 2n minus 1, 2n plus 1, n square और n square minus n plus 1। तो इसको देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि i plus j इक्वल्स टू r प्लस एस जब भी होगा aij इक्वल्स टू ars होगा। मतलब इनका जो इंडिसेस है, सपोज जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम 4 को लेंगे तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a13 इक्वल्स टू a22 इक्वल्स टू a31 इस टाइप का एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये तीनों एलिमेंट ही जहाँ पे भी ये इंडिसेस जो है ये सेम होंगे, वहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मैट्रिक्स को देखिए, अगर हमने एक मैट्रिक्स सिलेक्ट किया a11, a12, a13 अप टू a1n, और यहाँ पे a21, a22, a23, a2n, a31, a32, a33, a3n, और यहाँ पे an1, an2, an3 अप टू an। तो हमें अभी देखना होगा कि कहाँ पे इंडिसेस का सम सेम हो रहा है। तो देखिए इसमें एक होगा, यहाँ पे 2 है, इसके लिए 3 है, इनके लिए 4 है। तो ऐसा करके यहाँ पे जो a1n, मतलब इस साइड पे जो डायगोनल हमें मिलेगा मैट्रिक्स का, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिसेस का सम सेम हो रहा है। तो इसमें से एक मिलेगा, इसमें से एक मिलेगा, इसमें से एक मिलेगा, बाकी सब तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऐसा करके हम कितना ऐसा एलिमेंट पाएंगे, यही हमें देखना है। तो ये एक, ये दूसरा, तीसरा, तो ऐसा कितना होता है, ऐसा n तक होता है। मतलब इस डायगोनल को छोड़ के इस डायगोनल को अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे n तक आएगा, और इस साइड में कितना रहेगा, इस साइड में n-1 रहेगा, क्योंकि इस डायगोनल के इस साइड में जितना एलिमेंट है इस साइड में भी उतना ही एलिमेंट है। अगर डायगोनल तक n एलिमेंट्स है तो इस साइड में n-1 एलिमेंट्स है, तो इस साइड में भी n-1 एलिमेंट रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स n प्लस n-1, तो इसका मतलब 2n-1। तो 2n-1 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा, तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसकी तरह ही है, तो मैं इसे ही मॉडिफाई करती हूँ।
dimension of the space of all n cross n matrices over R which are symmetric and trace is 0, इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करेंगे and A11 is 0 is ऑप्शंस में थोड़ा चेंज करते हैं +4/2 -4/2 +3/2 और यहाँ पे एन कर देते हैं। तो ऑप्शंस में ये सब ले लिए n स्क्वायर माइनस एन +4/2, यहाँ पे n-4 है, यहाँ पे -n+3 है और यहाँ पे n-3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बस एक ही कंडीशन एक्स्ट्रा है कि A11 जो होगा वो भी 0 होगा। लास्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा था, इसीलिए बस डायगोनल को चूज कर रहे थे, यहाँ पे जो था उसको चूज कर रहे थे और यहाँ पे जो था इसके ऊपर ये डिपेंडेंट था। तो यहाँ पे n² - n/2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे n² - n/2 एलिमेंट्स है और यहाँ पे n एलिमेंट्स है। तो ये तो इन्हें चूज कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये आएगा। इसके साथ लास्ट जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या हो रहा था कि ट्रेस इज 0 गिवन था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे बस एक ही एलिमेंट जो था बाकी n-1 के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, इसीलिए n-1 आ रहा था वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि A11 जो है वो भी फिक्स्ड है, तो A11 तो फिक्स्ड हो गया, तो बाकी जो n-1 उसको हम, उसमें से एक एलिमेंट को हम 0 ट्रेस ए इक्वल्स टू 0 से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए n-2 आ जाएगा, क्योंकि इस डायगोनल में दो एलिमेंट्स ऐसा है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ से देखिए n² - n +2n -4/2, तो ये हो गया n² + n -4/2, ये वाला। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अच्छा, यही ऑप्शन बी ऑप्शन जो था वही करेक्ट हो रहा है यहाँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। The number of distinct one-dimensional subspace of a vector space V with dimension of V equals to 3 and field is F3 equals to Z/3Z is, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 27। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है, ये पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूले को देखते हैं। सपोज डायमेंशन ऑफ भी जो है वो n है, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ f जो है वो p टू द पावर, कार्डिनलिटी ऑफ f को p पकड़ लेते हैं, p है। देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट r डायमेंशनल subspace is
क्या होता है फॉर्मूला, p टू द पावर n माइनस 1, p टू द पावर n माइनस p, ऐसा करके p टू द पावर n माइनस p स्क्वायर, यहाँ से p टू द पावर n माइनस p टू द पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है p टू द पावर r माइनस 1, p टू द पावर r माइनस p टू द पावर r माइनस p स्क्वायर, p टू द पावर r माइनस p टू द पावर r माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बस पुट कर देंगे, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू गिवन है, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो मतलब n इक्वल्स टू 3 गिवन है, और z बाई 3z, z बाई 3z किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है, z बाई 3z z3 के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसमें तीनों एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जो p है p भी हो जाएगा 3। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1, हमें 1 डायमेंशनल सबस्पेस चाहिए, सो r इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, और r है 1, तो r माइनस 1 मतलब r यहाँ पे 1 गिवन है, अच्छा यहाँ पे तो r गिवन है, यहाँ पे ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पे r है ना, तो r 1 गिवन है, तो वो तो बस 3 टू द पावर 3 माइनस 1 पे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p है 3, r है 1 माइनस 1, बस इतना ही रहेगा। तो ये क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 9, 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1 माइनस 1, सो 2, 26 बाई 2 मतलब 13 आ रहा है। यहाँ पे शायद एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, हाँ ऑप्शन में एक 13 था, लास्ट ऑप्शन जो था ये 13 था, तो आंसर 13 आ गया है, ठीक है। तो ये बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, let alpha 1 equals to 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0, alpha 2 equals to 1 1 0 0 1 0, alpha 3 equals to 1 1 0 0 0 1, alpha 4 equals to 1 0 1 1 0 0, alpha 5 equals to 1 0 1 0 1 0, alpha 6 equals to 1 0 1 0 0 1। Then the dimension of the subspace of R6 is, ऑप्शंस को लेते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस spanned by alpha I such that I is running from 1 to 6 is, ठीक है। तो देखिए
ये जो 6 वेक्टर्स है इनको स्पैन करके एक सबस्पेस मिल रहा है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ये अगर 6 ही जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो सबस्पेस का डायमेंशन भी 6 हो जाएगा। अगर इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स हैं उनका नंबर कम आ जाए 6 से, तो जो आएगा वही उस सबस्पेस का डायमेंशन होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए। तो हमें चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इनमें से कौन है, कितना वेक्टर है, यही चेक करना है। तो अगर हम वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख ले, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1। अब हम तो यहाँ पे देखिए, अगर इससे इसको माइनस और इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा एक चीज़ पहले देखिए, अच्छा नहीं ठीक है, पहले एक काम करते हैं, 1 के नीचे बाकी जो है 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 0 1 1 0 1 0 0। उसके बाद अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0। इससे इसको माइनस करें तो -1 1 0। इससे इसको माइनस करें तो 0 0 -1 0 1। अच्छा इसके बाद इससे अगर इससे इन दोनों को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 0। इससे इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0 -1 1 0। और इसके बाद आएगा 0 0 0 0 एक सेकेंड, इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 -1 1 0। इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 -1 0 1, ठीक है। इसके बाद इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 -1 1 0। इससे इसको माइनस करेंगे तो -1 0 1। हाँ तो देखिए ये और ये वाला लो, ये दोनों सेम आ गया है। ये और ये वाला लो, ये दोनों भी सेम आ गया है, ठीक है। तो मतलब ये 0 हो जाएंगे, मतलब जो भी रो सेम होता है उनको हम 0 कर सकते हैं माइनस करके। तो इन दोनों को पूरा 0 कर देते हैं, तो ये रैंक में, इस मैट्रिक्स के रैंक में कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होगा। इसके बाद इन चारों को चेक करना होगा। चारों के अंदर देखिए ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि देखिए इनका जो लास्ट कोऑर्डिनेट है ये दोनों तो 0 0 है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे एक 0 है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब इन दोनों को अगर देखेंगे, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ये तीनों 0 है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और अगर इनको भी हम इनके सम में लाने की कोशिश किया तो ये नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे भी ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो मिल रहा है इस मैट्रिक्स में, इसीलिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, let b1 equals to 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। b2 is 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0 and 1 2 3
B3 is 1 2 0 0 0 0 1 minus 1 2 1 0 0 and minus 5 5 0 0. Which of the following is a basis of R4? ठीक है, बेसिस ऑफ R4 होने के लिए क्या होना होगा, R4 का डायमेंशन तो 4 है, तो इनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा कि इनमें से 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो मतलब ये जो हर एक में ही तो 4 एलिमेंट्स है, इनमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा है. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ और उसमें 4 एलिमेंट्स है उस सेट में, तो वो R4 का बेसिस हो जाएगा. तो ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शंस में लेते हैं ओनली B1, ओनली B2, ओनली B3. ऑप्शन डी में B1 B2 बट नॉट B3. ठीक है, चलिए फिर से हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. ठीक है, तो चारों, एक मैट्रिक्स का चारों रो कब, अगर एक 4x4 मैट्रिक्स है तो उसका चारों रो कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, जब उस मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो 4 ही होता है, मतलब तब इन्वर्टिबल हो जाता है. इसीलिए इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ A इक्वल्स टू n. अगर ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इफ एंड ओनली इफ रोज ऑफ A आर Li. ठीक है, तो रोज ऑफ A और Li दिखाने के लिए हमें रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 4 दिखाना होगा यहाँ पे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0 दिखाने से ही हो जाएगा. ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका जो डायगोनल एंट्रीज उनका मल्टीप्लिकेशन. तो इसका क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1. ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, मतलब ये इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल है मतलब चारों के चारों रो ही जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट इस मैट्रिक्स को देखिए. नेक्स्ट जो ऑप्शन है B2 1 2 3 1 2 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4. इसमें भी सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इस डायगोनल एंट्रीज. तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो मतलब 4 फैक्टोरियल. तो दिस इज नॉन जीरो, तो ये भी यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. अब लास्ट ऑप्शन को देखिए. लास्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमने दिखा दिया कि इनमें से किसी सपोज इसको हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, तब ये इसका बेसिस और नहीं रहेगा. तो इसको देखिए, हम कोशिश करेंगे कि वो जो -5 0 0 है उसको 2 1 0 0 और 1 2 0 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करेंगे. तो देखिए -5 5 0 0, इसको हम नहीं लिख सकते -5 इंटू 2 1 0 0 प्लस 5 इंटू 1 2 0 0. यहाँ पे देखिए -10 प्लस 5, ये -5 आ रहा है, -5 प्लस 10 ये +5 आ रहा है, ये दोनों क्वांटिटी 0 0, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है, तो ये नहीं होगा. तो इनमें से बेसिस कौन फॉर्म कर पाएगा, बेसिस फॉर्म कर पाएगा बस B1 और B2. तो ऑप्शन B सही हो जाएगा, B1 B2 बट नॉट B3. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं.
7th क्वेश्चन। Consider the set of all functions from R to R. Which of the following is a subspace of that set? ऑप्शन ए में लेते हैं, if such that limit x tends to 3 f equals to 0. ऑप्शन बी को लेते हैं, if such that limit x tends to 3 f equals to 1. ऑप्शन सी में लेते हैं, if such that limit x tends to 3 f exists. एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस गिवन है वो क्या है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, उसका सबस्पेस ये तीनों सेट गिवन है, इन तीनों सेट में से कौन सा सेट इसका सबस्पेस हो जाएगा ये फाइंड करना है। तो सबस्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए? सबस्पेस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है उसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए, या फिर जो जीरो एलिमेंट है उसको उस सबस्पेस के अंदर आना चाहिए। और क्या है कि अल्फा एफ प्लस जी को डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करना चाहिए जब एफ जी डब्ल्यू का मेंबर है और अल्फा जो है एफ का मेंबर है, ये कंडीशन है। और इसके साथ क्या कि जीरो एलिमेंट भी डब्ल्यू के अंदर आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने f और g को उस सेट में से पिक कर लिया और अल्फा को f से पिक कर लिया, तो हमें चेक करना है क्या कि अल्फा f प्लस जी w के अंदर मतलब उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा अल्फा f प्लस जी, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस जी जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली इन केसेस में भी अल्फा f प्लस जी जो होगा यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और 0 भी इसके अंदर इन तीनों के अंदर आना चाहिए। फर्स्ट में अगर देखेंगे तो 0 तो उस सेट में बिलोंग करेगा, सपोज उस सेट को S1 नाम देते हैं, 0 तो उसमें बिलोंग करेगा क्योंकि 0 एक फंक्शन है, 0 फंक्शन और उसका लिमिट 0 में ही जाता है, 0 बिलोंग करेगा। अगर हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस जी, क्योंकि f और g का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम नहीं लिख सकते अल्फा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 f प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 g, तो अल्फा इंटू 0 प्लस 0 मतलब 0 हो गया, तब ये हो गया, ये वेक्टर स्पेस, ये सब स्पेस हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है 1। अगर हमने एफ ऑफ जी को सेट में से लिया, पहला एक चीज देखिए कि 0 कभी भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 तो 0 का कभी भी लिमिट 1 नहीं हो सकता, तो 0 उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां से ही बोल सकते हैं। या फिर अगर इन दोनों एलिमेंट को भी लेके देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f प्लस जी क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 f इज 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 g इज 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो 1 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी, अच्छा लास्ट ऑप्शन को ना चेंज करते हैं, बोथ ए एंड बी। हाँ, तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में 0 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 0 का जो लिमिट होगा, 0 फंक्शन का जो लिमिट होगा वो तो एग्जिस्ट करेगा,
नेक्स्ट अगर ऐसे ही एफ और जी को S3 में से और अल्फा को एफ में से लेंगे तो अल्फा एफ प्लस जी लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि एफ का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जी का एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा एक फाइनाइट नंबर है तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, होगा कुछ भी लेकिन एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि बोथ ए एंड सी होगा, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 8. Consider the space of all continuous function on 0, 1. Consider the set subspace spanned by the set sin x, cos x, tan x. Then dimension of this subspace is, ऑप्शन ए में है 1, B 2, 3, 3, C3, D इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो sin x, cos x, tan x से एक सबस्पेस स्पैंड हो रहा है तो उसका डायमेंशन हमें चेक करना होगा। डायमेंशन चेक करना होगा मतलब क्या करना होगा कि sin x, cos x और tan x जो है इनमें से कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, यही हमें देखना होगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने के लिए हम वो जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनका एक ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, sin x plus C3 tan x equals to 0 for all x belongs to 0, 1। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो स्पेस गिवन है वो 0, 1 के ऊपर ही गिवन है, तो 0, 1 के अंदर। तो ये हर एक x के लिए ये जो डोमेन है इसके अंदर हर एक x के लिए ये ट्रू है। तो हम उस x में से अगर हमें इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा तो क्या करना होगा, ये जो C1, C2, C3 है तीनों को ही 0 दिखाना होगा। तो अगर हमने 0, 1 में से कोई भी तीनों x का वैल्यू चूज करेंगे तो क्या होगा, सपोज x इक्वल्स टू चूज करते हैं 0, π/4 लेते हैं और π/2 लेते हैं। पहले 0 को पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 हो जाएगा और tan 0 का वैल्यू 0, तो ये C1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर π/4 पुट करेंगे तो क्या होगा, π/4 में C1/√2, C2/√2 प्लस C3 इक्वल्स टू 0, और π/6 अगर पुट करेंगे तो π/6 में, अच्छा देखिए C1 को लिखने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि C1 तो 0 हो रहा है। π/6 में क्या होगा, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू 2, C2/2, और π/6 का मतलब क्या है, C3 30 डिग्री मतलब √3। तो इसका जो डिटर्मिनेंट अगर देखेंगे चेक करेंगे कोएफिशिएंट का, तो ये हो जाएगा हाफ 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√6 माइनस हाफ। क्लियरली दिस इज नॉन ज़ीरो,
नॉन ज़ीरो मतलब C2 और C3 ज़ीरो हो जाएंगे। तो C1 C2 C3 ज़ीरो है, मतलब sin x cos x tan x जो है ये तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब ये जो सबस्पेस स्पैन करेंगे, इस सबस्पेस का डायमेंशन जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Let x1, x2, xk be a set of non-zero vectors in a vector space with dimension n। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं P, इसको S नाम देते हैं। S is linearly dependent, this implies xk is dependent on x1 up to xk minus 1। ऑप्शन स्टेटमेंट Q, if S is linearly independent, this implies k is lesser or equals to n। Which of the following are true? Option A, only P true, Q false। Option B, P true, Q true। Option C, P false, Q true। Option D, P false, Q false। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे पहले P को देखिए। अगर S जो सेट है वो डिपेंडेंट होगा तब क्या ये बोल सकते हैं कि S एक मतलब लास्ट जो एलिमेंट जो होगा वही डिपेंडेंट होगा। सपोज हमने एक सेट ले लिया 1 1 1 0 0 1, तो ये R2 में एक सेट है, R2 में तीनों एलिमेंट को लेकर एक सेट है, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ से तो चलो इसे नहीं लेते हैं, R3 में लेते हैं, R3 में लेते हैं 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एलिमेंट है 1 0 0, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें 1 है, लेकिन इनमें से किसी में भी फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं है, तो ये कभी भी इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा। लेकिन ये जो सेट है ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि R3 में हम कभी भी चारों एलिमेंट को अगर लेंगे तो वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बचेगा, वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो P वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब Q को देखिए, Q में क्या है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इम्प्लाइज K इज लेसर और इक्वल्स टू N। तो डायमेंशन ऑफ N, डायमेंशन ऑफ जो वेक्टर स्पेस गिवन है वो N गिवन है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है कि उसका जो बेसिस होता है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस इज द मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, मतलब उससे बड़ा अगर हम कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लेंगे तो वो और लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो हमेशा ही लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि इफ K इज ग्रेटर देन N, दिस इम्प्लाइज AC इज LD। सो इसका अगर नेगेशन लेंगे तो क्या होगा, AC इज LI इम्प्लाइज K शुड बी लेसर और इक्वल्स टू N। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो P रॉन्ग है और Q करेक्ट है, P रॉन्ग Q करेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Consider the space of all 4x4 matrices over R such that summation Aij equals to 0 where I plus j equals to k and k is running from 2 to 8. Then dimension equals to 1. ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में लेते हैं 7, 8, 9 और 10, डी में 10 लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे बस एक 4x4 मैट्रिक्स गिवन है, तो 4x4 मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A4। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है कि समेशन ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई प्लस जे इक्वल्स टू 2, आई प्लस जे इक्वल्स टू 3, आई प्लस जे इक्वल्स टू अप टू 8, ऐसा गिवन है। अच्छा, आई प्लस जे मतलब वो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था कि ये सब एलिमेंट्स इनका आई प्लस जे सेम होता है, तो इसमें देखिए इसमें आई प्लस जे जो है 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा है। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स इनका सम है ये 0 है, ये 0 है, इनका सम 0 है, इनका सम 0 है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, इसका सम 0 मतलब यही 0, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। सिमिलरली इसको देखिए, इसका सम 0 मतलब यही 0, ये फिक्स्ड हो गया है। इसका सम 0, इसका सम 0 मतलब एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से 1 इंडिपेंडेंट आया। इन तीनों का सम 0 मतलब यहाँ से 2 इंडिपेंडेंट आया। इन चारों का सम 0 मतलब यहाँ से 3 इंडिपेंडेंट आया। इनका सम 0 मतलब यहाँ से 2 इंडिपेंडेंट आया और इनका सम 0 मतलब यहाँ से 1 इंडिपेंडेंट आया। तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 6 + 6 मतलब 9। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो वेक्टर स्पेस का जो भी पार्ट बी का क्वेश्चन था वो हो गया है। नेक्स्ट हम धीरे धीरे और भी लीनियर अलजेब्रा के वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल मैथ इंडियन। थैंक यू।